हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 12th क्लास का लेखांकन यानी अकाउंटेंसी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इसका हमारा पहला टॉपिक रहेगा साझेदारी फर्मों का लेखांकन यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये मेरी पर्सनल गारंटी आपको रहेगी, यदि आप मेरी द्वारा दी गई क्लास लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। कोई आपको फेल करने वाला नहीं मिलेगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी आप लिख के रख लीजिए। आज कोई आपको फेल इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? साझेदारी फर्मों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जनरल बातें करना चाहता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। हम इसका नाम मोहन रख लेते हैं। मोहन है। मोहन ने क्या किया, एक अपनी किराना स्टोर खोल ली, अपनी एक दुकान खोल ली, परचून की दुकान खोल ली, आम भाषा में कहते हैं। यानी इसने मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, कर लिया स्टार्ट, अच्छी बात है। अब इसे बिजनेस स्टार्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या बिजनेस स्टार्ट करते टाइम क्या क्या प्रोसीजर इसे फॉलो करने होंगे, क्या क्या इसका लगा बिजनेस में, वो सारी चीजों की हम बात करते हैं। भैया जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगा मोहन, तो सीधी सी बात है इसमें पैसा लगाएगा वो। अगर वो पैसा लगाएगा तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। पूंजी वो लगाएगा, पूंजी को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। यानी मोहन उस बिजनेस में जो पैसा लगाएगा, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मोहन ने बिजनेस शुरू करते टाइम धन लगाया व्यवसाय में, अपनी दुकान खोलने के लिए धन लगाया। धन को हम क्या बोलते हैं बिजनेस के टर्म में? कैपिटल लगाई उसने। ठीक है, पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर लिया उसने। अब बिजनेस तो शुरू हो गया। शुरू होने के बाद में इसमें जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वह किसका होगा? मोहन का होगा। तो ठीक है, बिजनेस शुरू हो गया। प्रॉफिट किस लिए किया था उसने? प्रॉफिट के लिए किया था। सॉरी, बिजनेस किस लिए किया था उसने? प्रॉफिट के लिए किया था, लाभ के लिए किया था। लेकिन इसमें लाभ भी हो सकती है, कभी कभी इसमें हानि भी हो सकती है। तो चलिए हम कहेंगे इसमें एक फैक्टर है कि इसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। यानी पूरा धन किसका? मोहन का धन उसमें लगा हुआ है, मोहन का पैसा उसमें लगा हुआ है। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पे किसका अधिकार होगा? वो मोहन का अधिकार होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसे हम शॉर्ट में लिख देंगे P&L पे मोहन का अधिकार होगा। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस में रिस्क यानी जोखिम किसका होगा? जोखिम भी पूरी तरीके से मोहन का ही होगा। जोखिम का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब क्या होता है कि भाई कल को सामान बिके या ना बिके, प्रॉफिट हो या ना हो, काम चले या ना चले, शुरू किया है इसने काम, वो सारा भी किसका होगा? मोहन का होगा। क्योंकि उसने मोहन ने पैसा लगाया, सब कुछ उसी का होगा। फायदा भी उसका होगा, नुकसान भी उसका होगा, सब कुछ मोहन का होगा। अब एक बात बताइए, मोहन ने अगर बिजनेस शुरू किया है तो वो बिजनेस लीगल करेगा या इलीगल करेगा? यानी लीगल या इलीगल क्या होता है? जिसकी परमिशन गवर्नमेंट ने दी है उस काम को वो करेगा, या जिसकी परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी उस काम को करेगा? बिल्कुल ठीक, वो उस काम को करेगा जिसकी परमिशन गवर्नमेंट ने दी है। यानी वो बिजनेस लीगल स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है कि वो एक वैध व्यापार करेगा। वैध यानी वैध व्यापार का मतलब होता है लीगल बिजनेस। चलिए, यानी अब तक आपने समझा कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपनी दुकान, परचून की दुकान, किराना स्टोर शुरू किया। तो उसमें उसने पैसा अपना खुद का लगाया, लाभ हानि उसने खुद ली, प्रॉफिट नुकसान खुद देखा उसने। उसके बाद जोखिम सारा रिस्क उसका खुद का है। साथ में बिजनेस ऐसा करेगा जो लीगल हो, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति खुद बिजनेस शुरू करके काम कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम? एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय। एकल स्वामित्व का मतलब है जिसका एक मालिक हो। एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय का मतलब एक मालिक हो। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मोहन की दुकान के बारे में, मोहन के बिजनेस के बारे में। ठीक है, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम था पार्टनरशिप फर्मों का लेखांकन। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। तो अभी तक पार्टनरशिप की कोई बात नहीं हुई। ये चीज आपको समझ में आई?
किसी भी बिजनेस को शुरू करते टाइम पे पैसा व्यक्ति का लगता है, लाभ हानि उसी का होता है, साथ में जोखिम भी उसी का होता है, और वो व्यवसाय बिजनेस लीगल होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं हम एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय। अब इस बिजनेस के अंदर सुमोहन को आवश्यकता पड़ी अपने भाई की, यानी सोहन की। क्यों पड़ी? आवश्यकता पड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसे धन पूंजी कम पड़ रही होगी, वो ये चाह रहा होगा कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे लाभ और हानि में मेरा साथ दे सके, या फिर मेरे जोखिम को बांट सके, या फिर ऐसा हो कि मोहन को समय कम मिल पा रहा हो, मेरे बिजनेस में बैठ सके। ठीक है, इसके लिए इसने किससे संपर्क किया? इसने संपर्क किया अपने भाई सोहन से। अब सोहन ने मोहन के साथ मिलके ये डिसाइड किया, ठीक है भाई, मैं आपके इस बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो जाता हूं, क्योंकि सोहन कोई और काम कर रहा होगा। सोहन इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये बिजनेस किसका हो गया? एक व्यक्ति का हो गया, एक से अधिक व्यक्ति का हो गया? बिजनेस हो गया एक से अधिक व्यक्ति का। यानी जब व्यवसाय में दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस क्रम को हम कहते हैं साझेदारी। यानी अब मोहन के बिजनेस में एक अन्य व्यक्ति सोहन ऐड हो गया, तो हम अब इस बिजनेस को क्या कहेंगे? साझेदारी। यानी मोहन ने साझा कर लिया सोहन के साथ में कि भाई आप हमारा बिजनेस में हमारा साथ दीजिए। अब ठीक है, अब आप बताइए, यदि सोहन मोहन के साथ मिलकर काम करेगा तो सोहन क्या क्या बिजनेस के लिए करेगा? भाई मोहन का काम जमा जमाया है, ठीक है, यह नया काम भी है, तो मोहन और सोहन की आपसी सहमति बनी। क्या बनी? आपसी सहमति बनी कि हम मिलकर काम शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा जो धन और पूंजी होगी यानी कैपिटल, वो किसकी होगी? सोहन और मोहन की होगी, मोहन या सोहन की होगी। यानी इसका मतलब है सोहन अगर पहले से चलते हुए बिजनेस के अंदर एंटर करेगा तो सोहन पूंजी भी नहीं लेकर आएगा कि भाई ये लो पैसे अपने बिजनेस में लगा लो, ग्रोथ कर लो। ठीक है, सोहन प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदारी भी लेगा। जो जोखिम पहले केवल और केवल मोहन का था, अब वो जोखिम किसका होगा? मोहन और सोहन का होगा। नुकसान या प्रॉफिट जो भी होगा, जो भी जोखिम हो सकता है। अब लीगल बिजनेस है, बिजनेस तो लीगल ही रहेगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात इतनी है कि मोहन ने काम शुरू किया परचून की दुकान से, जनरल स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से। अब उसमें सोहन भी ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साझेदारी। कि भैया वो साझेदारी में काम कर रहे हैं, मिलकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं, किस लिए करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है, समाज सेवा के लिए बिजनेस नहीं किया जाता। आपकी समाज सेवा के लिए जो बिजनेस किया जाता था उसे कहते थे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? साझेदारी का मीनिंग क्या लिख सकते हैं? बताइए, क्या लिख सकते हैं आप? ठीक है, क्या लिख सकते हैं बताओ? कि जब दो या दो को ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है कि जब, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, जब कम से कम दो, क्योंकि अगर एक होगा तो एक तो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय हो जाएगा, सिंगल पर्सन वाला। साझेदारी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 पर्सन होना। तो जब कम से कम 2 व्यक्ति या अधिकतम, आपके ये बहुविकल्प में आ जाता है कि साझेदारी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2, ये सबको पता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 50। जब कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 50 व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को, ठीक है, किसी व्यवसाय को
किस लिए शुरू करते हैं? किसी व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से शुरू करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, अधिकतम 50 व्यक्ति मिलकर किसी लीगल व्यवसाय को, मैंने जानबूझकर यहां छोड़ा है, किसी वैध व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से शुरू करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, साझेदारी हो गई। अब जो उस फर्म में जो साझेदारी चल रही है, साझेदारी में जो व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति या 50 व्यक्ति जो हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा साझेदार। जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? साझेदार कहा जाएगा। ठीक है, साझेदार कौन? एग्जाम्पल मोहन एंड सोहन। अभी मैंने आपको बताया एक दुकान थी तो मोहन था, उसने अपने साथ में किसे मिला लिया? सोहन को मिला लिया, तो वो क्या हो गया? सोहन भी आ गया, तो उसे कहेंगे साझेदारी। साझेदार कौन हो गए? मोहन एक साझेदार हो गया, दूसरा साझेदार हो गया सोहन। एक हो गया ये, एक हो गया ये। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन जिस नाम से वो दुकान होगी, जो फर्म होगी, वो जिस नाम से होगी उसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी फर्म। साझेदारी फर्म यानी जिस नाम से वो दुकान खोली जाएगी उसे हम बोलेंगे साझेदारी फर्म। यानी जिस नाम से व्यापार किया जाता है उस नाम को क्या कहते हैं? फर्म का नाम कहते हैं। जैसे सोहन एंड मोहन। ठीक है, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब ये बात आ गई साझेदारी की, यानी एक व्यक्ति काम कर रहा है तो किसी भी तरह कर सकता है, अपनी परचूनी की दुकान खोल सकता है, जनरल स्टोर खोल सकता है, किराना स्टोर खोल सकता है। अब जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि लॉस होना अलग मुद्दा है, काम किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, उसे कहते हैं साझेदारी। अब साझेदारी की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। विशेषताएं का मतलब क्या होता है कि साझेदारी से हम क्या समझते हैं, क्या मतलब साझेदारी का होता है, साझेदारी में क्या क्या बातें की जाती हैं साझेदारी के संदर्भ में। साझेदारी के बारे में बहुत विशेषताओं के बारे में बहुत से स्टूडेंट को भ्रम होता है कि ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी लाभ की बात कर रहा है, या हानि की बात कर रहा है। ठीक है, मेरिट की बात कर रहा है, डीमेरिट की बात कर रहा है। ना तो मेरिट की हम बात करते हैं, ना डीमेरिट की बात करते हैं। साझेदारी के विषय में हम बात करते हैं कि साझेदारी होती क्या है। साझेदारी के बारे में नई नई बातें हम बताएंगे आपको, जो आपने आज से पहले ना सुनी होगी ना देखी होगी। हमारा मेन उद्देश्य है आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि यदि आप मेरी क्लास से आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो बात आती है, अगला पॉइंट आता है साझेदारी की विशेषताएं। यानी इसमें क्या विशेष है, यानी विशेषताएं। साझेदारी में क्या अलग है, क्या बताती है साझेदारी, क्या कहती है साझेदारी, क्या होता है साझेदारी में। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो आप जो भी मैं आपको बताऊं नोट डाउन करते रहना। आप जब वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स हम लेके चल रहे हैं। मेरा जो मेन टारगेट है उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो 11वीं पास करके 12वीं में आए हैं। ये मेरा मैं जो बता रहा हूं उनके लिए स्पेशली है, जो 11वीं में पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट 12वीं में 11वीं में पास हो गए बस ले देके, लेकिन 12वीं में वो नींद से जागे हैं और चाहते हैं पढ़ना, तो ये स्पेशली उनके लिए है। क्योंकि जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास से पढ़ के 12वीं में आए हैं, उन्हें थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर जी ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बार बार वो बेसिक चीजें बता रहे हो जो आवश्यक ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ये किसके लिए है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो आज से पहले कभी पढ़े ही नहीं। ये मेरी गारंटी है, जो स्टूडेंट 12th में कॉमर्स का नहीं है, यदि आप उन्हें भी ये क्लास दोगे, दिखाओगे, रेफर करोगे, तो उनके भी साझेदारी समझ में आ जाएगी। ठीक है,
साझेदारी की विशेषताएं हम पढ़ते हैं, क्या होती है साझेदारी की विशेषताएं। तो टॉपिक था हमारा क्या, साझेदारी की विशेषताएं। विशेषताएं मतलब क्या होता है साझेदारी, साझेदारी के बारे में एवरीथिंग, सब कुछ साझेदारी के बारे में यहां देख लेंगे क्या होता है साझेदारी में। साझेदारी की बहुत सारी या कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो हमें जाननी जरूरी है। जैसे कि पहली हम लिखेंगे यहां पे, न्यूनतम 2 सदस्य। हमने भी पढ़ा था कि साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति को होना आवश्यक है, ठीक है। अगर अकेला व्यक्ति होगा तो वो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय हो जाएगा। तो साझेदारी के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 2 व्यक्ति आवश्यक हैं। दूसरी क्या विशेषताएं हैं इसकी, भाई जब सदस्यों की बात आ रही है तो दोनों बात एक साथ कर लेंगे ना। अधिकतम 50 सदस्य की साझेदारी में अधिकतम 50 सदस्य होते हैं, ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी क्या होती है, कुछ भी लिख लो आप, लिख लो वैध व्यापार। इसमें इसका प्रॉफिट या लॉस दोनों हम इसमें लिख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में मतलब नहीं है, यानी इसकी मेरिट है डिमेरिट है, साझेदारी क्या लाभ है क्या नहीं है, वो सब कुछ इसमें लिखेंगे। विशेषताएं का मतलब यही तो होता है कि साझेदारी के बारे में सब कुछ बताइए क्या क्या साझेदारी के बारे में होता है। वो वैध व्यापार होता है। चौथा हम लिख सकते हैं असीमित उत्तरदायित्व। अब इसका मतलब बता देते हैं, असीमित उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। अब एक बात बताइए, शुरू में मोहन ने दुकान खोली, मोहन को कोई नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा, केवल मोहन, ठीक है। अगर मोहन के साथ सोहन मिल गया, उन दोनों को कोई नुकसान हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व तो केवल और केवल किसको होगा, मोहन और सोहन को। यानी यदि व्यवसाय में बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो अगर बिजनेस की संपत्ति जितनी भी है उन्हें बेचकर भी भरपाई नहीं होती उस नुकसान की, तो मोहन और सोहन की पर्सनल संपत्ति को बेचकर उस नुकसान की भरपाई की जाएगी, यानी मोहन और सोहन का घर तक बिक सकता है। इसलिए हम लिखते हैं कि असीमित उत्तरदायित्व उनका है, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट आ जाता है, हमने पढ़ा था उद्देश्य किसका है, लाभ का उद्देश्य। नुकसान होना अलग बात है, लेकिन उद्देश्य क्या है व्यवसाय का, लाभ, यानी प्रॉफिट उद्देश्य है। नुकसान हो जाए वो अलग चीज है, नुकसान के लिए कोई काम नहीं करता, नुकसान हो जाए तो उनका उत्तरदायित्व असीमित रहेगा, यानी उनके घर तक बेचने की नौबत आ सकती है और उनका उत्तरदायित्व असीमित रहेगा। साझेदारी में सबसे मेन चीज क्या होती है, विश्वास ही साझेदारी का मेन आधार होता है। यानी जब एक व्यक्ति है वो अपने राज किसी को बताए ना बताए वो उसके अंदर तक सीमित रहता है, लेकिन ये भरोसा कैसे करें कि अन्य व्यक्ति इस बात को किसी को नहीं बताएगा। इसलिए विश्वास ही एक आधार होता है कि साझेदारी के अंदर विश्वास ही एक आधार होता है कि हमारा जो साथी है, हमारा जो साझेदार है, हमारे राज वो किसी अन्य को नहीं बताएगा, हमारा व्यवसाय करने का तरीका किसी अन्य को नहीं बताएगा, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने साझेदारी के बारे में आपको बताई हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 सदस्य होने चाहिए। देखो 50 सदस्यों के बारे में क्या है आपको मैं बताता हूं। कंपनी अधिनियम जो है आपका, कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग आप 100 सदस्य रख सकते हैं, लेकिन जो कंपनी अधिनियम 2014 में अमेंडमेंट आई थी उसके अंतर्गत आप केवल 50 सदस्य रख सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट को डाउट होगा कि हमने कहीं 100 पढ़ा है, बेशक अपने 100 पढ़ा होगा बच्चों, लेकिन आज की डेट में कितने सदस्य आप रख सकते हो, अधिकतम केवल 50 सदस्य आप अधिकतम रख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया। यदि आपको कोई भी चीज कोई भी टॉपिक समझना है बेझिझक आप कमेंट करिए, ठीक है। आप पॉजिटिव रिव्यू दिए, नेगेटिव रिव्यू दीजिए, लेकिन आप रिव्यू दीजिए इसके बारे में कि आपको क्लास समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, क्योंकि आप अगर जब तक आप रिव्यू नहीं देंगे तब तक हम इसमें और अधिक सुधार आपके लिए नहीं कर सकते।
ठीक है। अब बात आती है कि साझेदारी, तो जी आपने बता दिया सर कि साझेदारी ये होती है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई बिजनेस करते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो एक जो व्यक्ति हैं साझेदारी के अंदर, मोहन और सोहन की हम बात करेंगे, अधिक भी हो सकते हैं, अधिकतम 50 हो सकते हैं, तो 3 या 4 मोहन, सोहन, रोहन कुछ भी हो सकते हैं। कि सर आप बात तो कर रहे हो मोहन सोहन की, लेकिन एक आदर्श साझेदारी कैसी होती है, यानी एक अच्छी साझेदारी कैसी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या आपकी क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी साझेदारी के अंदर। तो अच्छी साझेदारी के अंदर क्या है, साझेदारी के जो नियम है, देखो लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, जोखिम में सीमित होता है, ठीक है, वैध व्यापार करना होता है, पूंजी सबको लगानी होती है, पैसा सबको लगाना होता है, ये तो बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा एक अच्छी साझेदारों के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा, जो नया टॉपिक होगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसकी वो क्या होगा कि एक आदर्श साझेदारी के क्या क्या तत्व होते हैं। एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व। अब आप बताइए एक अच्छी साझेदारी में क्या क्या होना चाहिए। भाई आप अपनी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक से चलो। आपकी कोई किराना स्टोर है, परचून की दुकान आपने खोली हुई है, उसके साथ में आप किसी और व्यक्ति को ऐड कर लेते हो, तो उन दोनों व्यक्ति के बीच में साझा हो गया, साझेदारी हो गई। तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में अगर तालमेल अच्छा बना रहे, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है क्या होना चाहिए, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास होना चाहिए। तो ठीक है, हमारा पहला पॉइंट वही हो गया, आपसी भरोसा या विश्वास होना चाहिए। आदर्श साझेदारी में क्या होना चाहिए, साझेदारों के अंदर आपसी तालमेल होना चाहिए, आपसी भरोसा होना चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए कि हाँ दूसरा व्यक्ति मेरे एब्सेंस में, मेरे अनुपस्थिति में मेरे साथ कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा, वो जो कर रहा है हम दोनों के लिए, हमारे लिए कर रहा है। ठीक है, आपसी विश्वास होना चाहिए। और दोनों साझेदारों के जो दोनों साझेदार मिलकर जो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी ना हो। जो चीज जैसी है एक्चुअल में वैसी उसका पता होना चाहिए कि हाँ भाई, जिससे कि सही से लाभ और हानि का ज्ञात हो सके। ठीक है, अगर सही तरीके से ईमानदारी से काम होगा तो ही बिजनेस वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो अदरवाइज बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद है सही और उचित खाते। भाई आप साझेदारी चला रहे हो, तो साझेदारी चलाने में क्या होगा, सामान बिकेगा, सामान आएगा, सैलरी आप दोगे, सामान किराया दोगे, बिजली का बिल दोगे, पानी का बिल दोगे, सब कुछ करोगे आप। तो उन सारी चीजों का एक्चुअल में सही सही पता होना चाहिए, कितना हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है, सही और उचित खाते, खातों में वो सही तरीके से लिखी जानी चाहिए। एक आदर्श साझेदारी का ये भी एक विशेष गुण होता है कि वो गलत ना हो, मॉडिफाइड ना हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और एक आता है इसमें, इसके अंदर अगला पॉइंट आता है पूर्ण सूचना प्रदान करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी साझेदार हैं, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो व्यक्ति बाकी लोगों को उसकी पूरी जानकारी दे। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी, वो पढ़ा लिखा ज्यादा था कि भैया अकाउंटिंग का काम तुम देखोगे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे पार्टनरों को उसकी पूरी जानकारी दे कि इतना हमारा सामान बिका है, इतना हमारा फायदा हुआ है, इतना हमारा नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी कि बिजली के बिल, पानी के बिल वगैरह तुम देखोगे, तो वो बताए कि इस बार इतना बिजली का बिल आया है, इतना पानी का बिल आया है और उसका इतना इतना खर्चा हुआ है। यानी पूरी जानकारी प्रदान करे दूसरे साझेदारों को। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ पैसा अपनी जेब में रख ले, बाकी दूसरे को ज्यादा बता दे। एक आदर्श अच्छी साझेदारी की हमने बात की है, तो अच्छी साझेदारी में ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि एक तो भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपस में सभी का। दूसरा, व्यवसाय में बिजनेस ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हो, क्योंकि अब ईमानदारी से हम काम करेंगे तभी बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा। तीसरा, सही और उचित खाते, यानी हमारे खातों की जानकारी सही प्रकार से होनी चाहिए। किसी भी पार्टनर को कभी भी देखने का अधिकार होना चाहिए
कि वो कभी भी हमारे खातों की जांच कर सके, कभी भी वो खातों को देख सके। ठीक है, ये चीज हो गया। चौथा हो गया हमारा पूरी सूचना प्रदान करना, पूर्ण सूचना प्रदान करना, इन साझेदारों को पूरी सूचना देना कि भैया ये हमारा काम इस टाइम वर्तमान में चल रहा है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए बाकी साझेदारों को भी उसकी जानकारी दे, बाकी लोगों को भी जानकारी दे। यानी सोहन ने मोहन को कहा कि भैया इतना हमारा नुकसान चल रहा है, ये सामान मार्केट से आया नहीं है, ये आ गया। मोहन सोहन को बताइए हमारा इतना लाभ हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है, पॉइंट बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आखिरी पॉइंट हम रखेंगे, साझेदारी संलेख का सम्मान करना। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट तो ऐसा बता दिया है तो सुना ही नहीं, पता नहीं क्या है साझेदारी संलेख क्या है। तो बच्चों साझेदारी संलेख के ऊपर एक अलग पूरा टॉपिक है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं साझेदारी संलेख में क्या है। सॉरी, इसमें साझेदारों के मध्य, जो साझेदार जितने भी हैं उनके मध्य जो भी बातचीत होती है, जो भी लिखित एग्रीमेंट होता है, वो सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। इसका एक अलग टॉपिक आएगा पूरा का पूरा, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। फिलहाल आप इसे इतना लिख समझो कि साझेदारी संलेख का सम्मान करना होता है, यानी जो भी इनके बीच में नियम और शर्तें तय हुई हैं उसका इन्हें सम्मान करना होता है साझेदारों को, सभी को। एक अच्छी साझेदारी में वो सम्मान करते हैं जो भी, अब मोहन था, मोहन के साथ सोहन जुड़ा, किन शर्तों पर जुड़ा वो तो मोहन और सोहन की आपसी बात है। जो शर्तें हैं वो शर्तें साझी लिखी होती है साझेदारी संलेख में, उनका सम्मान करना भी उत्तरदायित्व होता है साझेदारों का। तो इसलिए हम कह सकते हैं साझेदारी संलेख का सम्मान करना भी एक अच्छी साझेदारी का, आदर्श साझेदारी का मूल तत्व होता है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक इसमें बड़ा साझेदारी का मीनिंग पढ़ लिया जिसमें हमने, ठीक है, और साझेदारी की विशेषताएं पढ़ ली, विशेषता पढ़ ली कि साझेदारी में क्या क्या होता है। और अब हमने इसमें पढ़ लिया उसके बाद में कि साझेदारी, एक अच्छी साझेदारी के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं वो हमने इसमें पढ़ लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि साझेदारी तो हमने पढ़ ली कि साझेदारी के मूल तत्व ये होते हैं जी, ऐसा ऐसा होता है। साझेदारों के जो साझेदार व्यक्ति है, यानी मोहन और सोहन है, या कोई भी है, मोहन है, सोहन है, रोहन है, तोहन है, बोहन है, कोई भी नाम ले लो आप, कितने भी हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं ना, मैंने 5 नाम लिए हैं। इनके अधिकार क्या क्या होंगे काम करते टाइम, इनके फर्म में अधिकार क्या क्या होंगे बताइए आप। ठीक है, एक दो तो आपने बता दिए, और बताइए क्या क्या अधिकार होंगे इनके। ठीक है, बताइए क्या क्या अधिकार होंगे साझेदारों के। साझेदारी है सब कुछ, तो हम इन्हें डिनोट करेंगे साझेदार से। तो अभी हम अगर आप बात करें, आपको हमने एक नाम लिया था मोहन, सोहन, नाम लिख लो टोहन, रोहन, मोहित लिख लेते हैं, मोहित। ठीक है, ये 4 साझेदार हैं। अब ये चारों मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो 1 2 5 हो गए, 5 मिलकर कोई काम कर रहे हैं। इनके क्या क्या अधिकार होंगे उस फर्म में अगर ये मिलकर काम कर रहे हैं, तो बताइए आप क्या क्या इनके अधिकार होंगे क्या क्या इनके उत्तरदायित्व होंगे। पहले अधिकार की हम बात कर लेते हैं भाई, हमें अच्छा लगता है ना कि हमारे क्या क्या अधिकार है फर्म के ऊपर। ठीक है भैया, सबसे पहले बताइए बिजनेस किस लिए शुरू किया था हमने, बिल्कुल लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो भैया इनका हम टॉपिक लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं साझेदारों के अधिकार। बताओ भैया अधिकार क्या क्या हैं। कि सर जी सबसे पहला अधिकार है इनका, जिसलिए काम किया, किस लिए काम शुरू किया, लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम शुरू किया। तो पहला अधिकार हो गया फर्म के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। भाई इसलिए तो काम कर रहे हो आप, भाई काम ही तो इसलिए कर रहे हो जिससे कि आपको फर्म के लाभ में हिस्सा मिल सके, तो काम क्यों करोगे आप। और क्या अधिकार है आपका,
दूसरा अधिकार बताइए, और क्या अधिकार है आपका? ठीक है, दूसरा अधिकार ये आपका ये है, बिल्कुल ठीक भैया। फर्म में अगर 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई भी नया काम शुरू कर रहा है, कोई भी नया सामान खरीदना है, तो उसमें अपनी राय रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार आपको है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? फर्म के कार्य में अपनी राय कह लो या बात कह लो, अपनी बात रखने का अधिकार आपको है, बिल्कुल। जो भी साझेदार बनेगा उसे फर्म के काम में अपनी बात रखने का, अपनी राय रखने का अधिकार होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये मालिक है वो, अपने हिस्से का जितना उसने पैसा लगाया हो उतने हिस्से का मालिक है वो, इसलिए उसे अधिकार है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, विशेषताओं में मैंने आपको बताया था, एक आदर्श साझेदार में मैंने बताया था, आदर्श साझेदार में एक पॉइंट आया था, पूर्ण सूचना प्रदान करना। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जिस साझेदार को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बाकी साझेदार को भी वो शेयर करे, बताए उन्हें। ठीक है, अब एक साझेदार की जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटिंग करता है, वो उसके लेखों को लिखता है, कितना सामान बिका, कितना आया, कितना खर्चा, वो सब कुछ लिखता है। तो उसकी जिम्मेदारी क्या थी? उसकी जिम्मेदारी थी कि पूरी सूचना प्रदान करना। तो ठीक है, दूसरे साझेदार का अधिकार है कि भैया लेखा पुस्तकें जो है, अकाउंटिंग बुक है, उन्हें देखने का अधिकार है। भैया तुम या तो जानकारी दे दो, नहीं तो हम खुद देख लेंगे, हमारा अधिकार है ये। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार है उस व्यक्ति को, यानी साझेदार को जो फर्म की लेखा पुस्तकें हैं, अकाउंटिंग बुक है, उन्हें देखने का अधिकार है, जिसमें कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा गया, कितना सैलरी में दिया, कितना किराए में दिया, कितना बिल बिजली के बिल में दिया, वो सब कुछ देखने का उसे अधिकार है। ठीक है, अब और क्या क्या अधिकार है साझेदार को? एग्जाम्पल के तौर पे साझेदारी फर्म को, संस्था को कहीं पे भुगतान करना है। अब सोहन को चल गया, ऐसे तोहन को चल गया पता कि भैया मुझे यहां 20,000 रुपए देने हैं, फर्म को 20,000 रुपए देने हैं कहीं पेमेंट के। तोहन वहां चला गया, उसने तकादा कर दिया 20,000 रुपए देने हैं। तो तोहन ने 20,000 रुपए दे दिए, तोहन ने 20,000 रुपए दे दिए। तोहन की जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी फर्म की थी। तोहन की जिम्मेदारी फर्म, बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी फर्म की थी। तो अधिकार क्या हो गया? भुगतान करने पर वापसी का अधिकार। यानी अगर तोहन ने फर्म के बेस पर, साझेदारी फर्म के बेस पर कोई भुगतान किया है, कोई पेमेंट किया है, तो उसे वापसी लेने का भी अधिकार उसी के पास है, क्योंकि वो जिम्मेदारी फर्म की थी, वो तोहन ने अपनी जेब से पैसा दिया है, तो वो वापस उसे ले सकता है, उसे बोल सकता है कि भैया ये पैसा मैंने अपने पास से दिया है। ठीक है, अब और क्या क्या हो सकती हैं साझेदारी के अधिकार? अब कोई साझेदार ऐसा है कि वो कहता है भैया ऐसा है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, कुछ भी कुछ भी कारण हो सकता है, मैं अब आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, यानी इस फर्म में काम नहीं कर सकता। तो यानी वो क्या करना चाह रहा है? वो फर्म को छोड़ना चाह रहा है। यदि वो फर्म को छोड़ना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पहले से बताकर फर्म छोड़ने का अधिकार भी साझेदार के पास है। पहले उसने बता दिया भैया मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, XYZ कुछ भी कारण है मेरा, उसे लेके मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये भी साझेदार को अधिकार है। भी साझेदार की सहमति बनेगी तो उसे कह देंगे भैया ठीक है आप जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा आ गया अब कभी कभी आपके 5 पॉइंट हो गए, हम 6 पॉइंट हम यहां ले लेते हैं। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है? ठीक है, अभी साझेदारी फर्म है भैया, 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कितने भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पैसे की आवश्यकता सबको पड़ती है। सीजन आ गया, दिवाली का सीजन आ गया, होली का सीजन आ गया, कोई भी सीजन आ गया, तो उस सीजन में पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो पैसा कहां से आएगा? जितने भी साझेदार हैं, मोहन, सोहन, तोहन, रोहन, मोहित,
ये लोग कहेंगे कि ठीक है भैया, हमने अपना पैसा लगा दिया जितना भी लगाना था, और पैसे की आवश्यकता पड़ी, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको पैसा बाजार से ब्याज भी लेना पड़ेगा। अब मोहित ने ये कहा, मोहित ने ये कह दिया कि भैया मेरे पास पैसा बहुत है, जितना इस फर्म में लग सकता था सभी के हिसाब से उतना मैंने लगा दिया, उसके अलावा मेरे पास बहुत पैसा है, तो लोन आप बाहर से लोगे, लोन मैं दे देता हूं फर्म को। तो मोहित ने लोन दे दिया, ऋण दे दिया फर्म को, साइडर फर्म को। भैया अब ये आउटसाइडर के हिसाब से लोन दे रहा है, तो उसे उस ऋण पर ब्याज का अधिकार होगा नहीं होगा? ऋण पर ब्याज का अधिकार होगा। यानी अगर मोहित ने फर्म के कार्यों से अलग उसे फर्म को कोई लोन दिया है, ऋण दिया है, तो उसे भी उसका अधिकार होगा कि इससे वो पैसा ले सके, ब्याज वसूल कर सके। कितना होता है ब्याज? ये अभी हमने बात की थी साझेदारी संलेख की, मैंने कहा था बाद में बताएंगे। तो साझेदारी संलेख में जो लिखा होगा उसके हिसाब से देंगे, उसमें अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो 6% का ब्याज हम ईयरली मोड में देंगे। ईयरली मोड में 6% का ब्याज हम देंगे। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने बता दिया कि साझेदारों के ये अधिकार होते हैं भैया, प्रॉफिट लेना अधिकार होता है, फर्म के काम में सारे अकाउंट चेक करने का अधिकार होता है, और साथ में लेखा पुस्तकें जो है, अकाउंटिंग बुक है, उन्हें चेक करने का अधिकार होता है, और वोट देने का अधिकार होता है, कुछ भी काम हो जाए। बहुत सारे अधिकार होते हैं। अधिकार लिखने लगे तो सुबह हो जाएगी, यहाँ लिखते लिखते शाम हो जाएगी, लिखते लिखते, लेकिन अधिकार खत्म नहीं होंगे। ये जो मेन हमने पढ़े, जो जैसे जैसे आगे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, फर्म के बेस पे भुगतान कर दिया कहीं, उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब अगर साझेदार फर्म के अधिकार हैं तो कुछ उत्तरदायित्व भी तो होंगे, क्यों ना कुछ जिम्मेदारी भी तो ऐसी होंगे ना, कुछ जिम्मेदारी निभानी है साझेदारी फर्म को, यानी साझेदारों को जिम्मेदारी तो निभानी होगी। भाई खाली वो प्रॉफिट ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, हमने अधिकार की बात कर ली, जिम्मेदारी क्या क्या होगी बताइए, आप सोच लो, बताइए। ठीक है, और इसके अलावा कोई और? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं बताता हूं आपको, आपने बिल्कुल सही बताया है, जो जिम्मेदारी आपने बताई है मैं आपके सामने शेयर करता हूं, कौन कौन सी जिम्मेदारी बताई है। तो हमारा पॉइंट क्या है, साझेदारों का क्वेश्चन आ जाता है, साझेदारों का उत्तरदायित्व बताइए। साझेदारों का उत्तरदायित्व, नाम आ जाता है इसका जिम्मेदारी भी, कि साझेदारों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या क्या जिम्मेदारी है, और क्या क्या कर्तव्य है। साझेदारों का उत्तरदायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी, इन तीन चीज के में से कोई सी भी नाम को बदल के पूछ लेता है कि इनकी बताइए जिम्मेदारी क्या क्या है। या आप साझेदारी में प्रॉफिट एंड लॉस कमाने के लिए इकट्ठा हुए हो, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हो, तो उनका बताओ कि अधिकार आपने पढ़ लिए, क्या क्या अधिकार है साझेदार को, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, वो आप बताइए। तो अभी हमने अधिकार पढ़े, उसको उल्टा कर देंगे। भाई लाभ पाने का अधिकार था, तो सीधी सी बात, अगर लॉस हो गया, हानि हो गई, तो हानि वहन करने की जिम्मेदारी होगी उसकी, ये लॉस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर कभी कभी अगर लॉस भी हो गया तो वो भी उसे देखना पड़ेगा। तो हाँ, लॉस को वहन करने की जिम्मेदारी है उसकी एक। तो और क्या क्या जिम्मेदारी है उसकी? जिस फर्म के लिए वो काम कर रहा है, जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो काम भी तो करना चाहिए। तो बिल्कुल आपका दूसरा पॉइंट था, फर्म का कार्य करने की जिम्मेदारी, यानी कर्तव्य कह लो, जिम्मेदारी कह लो, या फिर उत्तरदायित्व कह लो, एक ही बात है आपका। ठीक है, फर्म का कार्य करने की उसकी जिम्मेदारी होती है, वो उसे जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। तीसरा एक उसका उत्तरदायित्व क्या है? केवल
अपने अधिकारों के अंतर्गत कार्य करना। इसका मतलब क्या समझते हो आप? इसका मतलब समझते हो कि ये जिस पार्टनर को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसी के अंदर काम करेगा, ना कि दूसरे पार्टनर के काम में दखल अंदाजी करेगा। क्योंकि जिम्मेदारी दी जाती है सोच समझ के कि वो व्यक्ति उस काम को कर सकता है, तो वो जिम्मेदारी उसे दी गई है। आप इस काम कर सकते हो, उस काम करोगे आप। तो अपने अधिकारों के अंदर काम करना, दूसरों के अधिकारों में, दूसरों के उद्देश्यों में, दूसरों की उत्तरदायित्व कर्तव्यों में दखलंदाजी नहीं करना, केवल अपने अपने कार्यों में काम करना। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप काम किया आपने प्रॉफिट के लिए, फर्म को नुकसान हो गया, नुकसान होने की दशा में उसकी भरपाई कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे या कोई और करेगा? बिल्कुल पार्टनर्स करेंगे। जितना उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, मैंने आपको बताया था एस्टिमेट उत्तरदायित्व में कि यदि लॉस ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में उनका पार्टनर का, इंडिविजुअल का घर तक बिकने की नौबत आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नुकसान की भरपाई करना, साझेदारों का यह भी एक उत्तरदायित्व है कि उन नुकसान की भरपाई करें। ठीक है। एक है इसका, ये आपको सबको पता ही है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, अन्य साझेदारों के प्रति वफादार होना। आपको पता ही है कि फर्म में काम कर रहे हैं, मिलजुल के जब तक काम नहीं करोगे, जब तक कोई बेनिफिट होगा नहीं। अगर मिलजुल के काम करना है तो आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति वफादार होना अति आवश्यक है। जब तक आप वफादार नहीं होगे दूसरे व्यक्ति के प्रति, तब तक आप कभी लाभ कमा ही नहीं सकते। ठीक है। ठीक है। एक और इसमें टॉपिक, वही वाली बात, टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं, पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक और मेन टॉपिक की मैं बात करता हूं। इसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। उसमें क्या है कि साझेदारों की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी एक ये है कि साझेदारी फर्म की बातें बाहर ना बताना। भी आपने किस तरीके से आप व्यवसाय कर रहे हो, किस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपका टारगेट है, कैसे कैसे आप काम करोगे, वो आपको बाहर नहीं बताना कहीं भी। ये भी एक जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य है साझेदार का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का हो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। यदि आप हमारी क्लास को देखते हैं, 100% मेरी गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में कोई फेल कर दे आपको, कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा, यदि आप मेरी क्लास प्रॉपर लेंगे, पूरी तरीके से लेंगे। ठीक है, गारंटी देता हूं लिख के मैं ये बात कि यदि आप क्लास लेंगे और जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर एग्जाम आ ही नहीं सकता, उससे बाहर एग्जाम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक की बात आती है साझेदारी संलेख की। हमने कई बार बात की थी साझेदारी संलेख, शुरू में बात आई थी साझेदारी संलेख क्या होता है। अब बात कर लेते हैं साझेदारी संलेख की। तो हमारा टॉपिक आ जाता है साझेदारी संलेख। इसे हम कहते हैं संलेख को समझौता। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। इतनी बात लिखने से आपको आधी बातें समझ आ गई होंगी इसकी। ठीक है भाई, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर पता है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर व्यापार करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं वो साझेदारी कहते हैं। तो जब साझेदारी की स्टार्टिंग होती है, साझेदारी संलेख की हम बात करें, इसकी जो स्टार्टिंग होती है समझौते से। तो एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति आके मिल जाता है, या शुरू में ही 2 3 4 व्यक्ति मिलकर काम शुरू करते हैं,
तो कोई समझौता तो होता होगा ना आपस में कि भैया हम प्रॉफिट इस हिसाब से बांटेंगे, नुकसान इस हिसाब से बांटेंगे, इतना हम पैसे लगाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, XYZ कुछ भी है। ठीक है, जो समझौता होता है समझौते को ही कहते हैं साझेदारी संलेख। ये समझौता आपका हो सकता है लिखित या फिर मौखिक। अब एक पुरानी कहावत है, लिखे हुए के आगे बोला हुआ नहीं चलता। तो साझेदारी संलेख यदि मौखिक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखित है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अब लिखित साझेदारी संलेख है। अब आप कहोगे जी पता नहीं क्या साझेदारी संलेख होता है, क्या क्या होता है। देखो कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल बताता हूं आपको। आपके घर में, दुकान में, आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोगों ने मकान दुकान प्लॉट खरीदे बेचे होंगे। एक स्टाम्प पेपर आता है, 10 रुपए का आता है, 100 रुपए का आता है, XYZ कितने का भी आता है। तो जब 2 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो वो लोग करते क्या है कि 10 या 100 वाले, 500 वाले, 1000 वाले, कितने भी स्टाम्प के पेपर पे लिख लेते हैं कि भैया हमारी साझेदारी फर्म ये होगी, फर्म का नाम ये होगा, फर्म का एड्रेस ये होगा, फर्म का पता ये होगा, फर्म में लाभ हानि इस हिसाब से बटेगी, इतने पैसा आप लगाओगे, इतना आप ब्याज लोगे, सब कुछ उसमें लिखा होगा कि क्या क्या उसमें क्या कैसे कैसे होगा। ये लिखने के बाद में इसे लिख लिया आपने, 2 व्यक्ति हैं, आपसे सहमति कर लिया। एक तो मैंने कहा मौखिक को हटा दो, मौखिक तो बोल दिया आपस में, बोलने के बाद मना भी किया जा सकता है, बोल दिया आपने। अगर रिटर्न में है, रिटर्न में आपने एग्रीमेंट पे लिख लिया, एग्रीमेंट कर लिया। अब एग्रीमेंट होता है 2 तरह का, पंजीकृत और अपंजीकृत। कैसा? पंजीकृत और अपंजीकृत। यदि अपंजीकृत है तो नॉर्मल है, पंजीकृत है तो आपने इसमें नोटरी वगैरह करा ली, नोटरी वगैरह करा ली। पंजीकृत ज्यादा अच्छा होता है। यानी आपको लिखित में कौन सा होता है? अपंजीकृत या फिर पंजीकृत। पंजीकृत आपका होना आवश्यक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपका आवश्यक होना चाहिए कि एक तो समझौता लिखित में हो और साथ में पंजीकृत हो। उसके बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि साझेदारी फर्म के जो साझेदारी संलेख है उसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। यह बात आपको समझ में आई कि एक एफिडेविट होता है, एफिडेविट है, उस पर लिखा जाता है। अब बात आती है कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। भैया आप बताओ, खुद बताओ, बच्चों खुद बताइए कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, आप खुद सोचो कि आप किसी के साथ व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें क्या क्या लिखोगे आप? बेसिक बेसिक सी बातें बताइए, क्या क्या लिखोगे आप? भैया आप उसमें सीधा ये लिखोगे, समझौते में क्या लिखोगे आप? मैं सबसे पहले लिखोगे फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का पता क्या होगा। ठीक है, नाम पता लिखोगे आप, फर्म का नाम क्या होगा, पता क्या होगा, फर्म क्या काम करती है, ये आप उसमें लिखोगे। फर्म का नाम क्या होगा, पता क्या होगा, फर्म का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, ये आप उसमें लिखोगे। और उसमें आप क्या लिखोगे? सॉरी, सभी जितने भी इसमें साझेदार हैं, सभी साझेदारों के नाम पता लिखोगे। भाई डेढ़ में जो लिखोगे ना, कौन कौन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कल को अगर जवाबदेही हुई, कोई जिम्मेदारी हुई तो कौन निभाएगा उस जिम्मेदारी को, कौन पूर्ति करेगा उसकी, वो से वो पूर्ति करेगा, इसका नाम इस पर लिखा होगा कि भैया XYZ ये साझेदार है, मोहन, सोहन, रोहन, टोहन ये हैं। ठीक है, तो सभी साझेदारों का नाम और पता होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, जिससे आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, मुख्य व्यवसाय पता होना चाहिए, सारी चीज पता होना चाहिए। तीसरा क्या पता होना चाहिए आपको? क्या लिखा जाएगा उसमें? तो जितने भी उसमें साझेदार बने हैं, जितने भी लोग उसमें जुड़े हैं, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी की भी इसमें बात की जाएगी, कितना पैसा कौन साझेदार ने लगाया, जिसके हिसाब से लाभ हानि हम बांट लेंगे, प्रॉफिट लॉस बांट लेंगे। भाई जिसने ज्यादा पैसा लगाया हो सकता है उसे ज्यादा मिलता हो, जिसने कम लगाया हो सकता है उसे कम मिलता हो। ठीक है, और क्या क्या लिखा जाएगा उसमें? इन फ्यूचर, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि साझेदार को पैसे की आवश्यकता पड़ी, फर्म को पैसे की आवश्यकता पड़ी, और मोहन ने, किसी ने, या फिर रोहन ने, टोहन ने, सोहन ने, मोहन ने, मोहित ने पैसा दे दिया फर्म को एक्स्ट्रा, तो वो एज ए लोन दिया, तो उस लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। पहले लिख लो, सब कुछ लिख लो पहले ही
कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा, क्या क्या काम होगा, क्या क्या नहीं होगा। बाद में तो दिक्कतें पैदा होती हैं, मनमुटाव पैदा होता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हो गया साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की बात हम कर लेंगे। भैया ब्याज कितना लगेगा वो बता दो, अभी इसमें लिख लो पहले ही। इमरजेंसी से कुछ पता नहीं चलता कि कब पैसा हमें लेना पड़ जाए, कोई अपना ही आदमी दे दे वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। दूसरा किस लिए काम किया था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, किस हिसाब से पैसा बांटा जाएगा, क्या जितने भी पार्टनर सब में समान रूप से बांटा जाएगा, जितना वो कैपिटल लगाए, जितना धन लगाए उस हिसाब से बांटा जाएगा, या किसी अन्य अनुपात में बांटा जाएगा। जो साझेदारी संलेख में लिखा होगा उसके अनुसार हम चलेंगे। यदि हमारे पास साझेदारी संलेख नहीं है, हमने ये नहीं बनाया, मौखिक तौर पर कर लिया, उस कंडीशन में लाभ हानि का अनुपात सबका बराबर रहेगा, बिल्कुल बराबर बराबर पैसा प्रॉफिट या लॉस बटेगा, चाहे किसी ने पैसा कम लगाया हो, किसी ने ज्यादा लगाया हो। अब आप बात करोगे कि साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज क्या मिलेगा, अगर संलेख में नहीं लिखा हुआ तो, एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो उस कंडीशन में ब्याज कितना मिलेगा? 6% ईयरली मोड में मिलेगा, यानी आधा % प्रति माह ब्याज दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख का अभाव है या मौखिक तौर पे हमने लिखा है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई साझेदार ऐसा होता है कि उसे पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। हाँ, तो हमें साझेदार ने पैसा दिया संस्था को, कभी कभी संस्था से पैसा लेना पड़ जाता है किसी साझेदार को। उसने कहा कि भैया मेरे प्रॉफिट में काट लेना है इस पैसे को, लेकिन मुझे आवश्यकता है इस पैसे की, यानी अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए जब कोई साझेदार पैसा लेता है संस्था से, पार्टनरशिप फर्म से, उसे कहते हैं आहरण। आहरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई साझेदार अपने पर्सनल यूज के लिए संस्था से पैसा ले लेता है, उसे आहरण कहते हैं। आहरण पर ब्याज, यानी जब पार्टनर ने पैसा एक्स्ट्रा दिया तो उसे ब्याज मिला या नहीं मिला, वो बातें लिखी हुई है। तो जब वो पैसा उल्टा फर्म से लेगा तो वो बातें की हुई तो डिस्कस करनी पड़ेगी ना हमें। ठीक है, कि उस पर ब्याज लगेगा नहीं लगेगा। तो अब बात आती है, अगला पॉइंट आता है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी साझेदारी शुरू हुई वो कितनी अवधि के लिए है। साझेदारी की अवधि, साझेदारी 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, कितने दिन के लिए वो साझेदारी की अवधि है। ठीक है, वो हम इसमें लिखेंगे। अब और आ जाते हैं इसमें आगे, इसमें हम लिखते हैं साझेदारी की अवधि इसमें लिख दी। अब साझेदारी समाप्त होने वाली है, मान के चलिए हमने लिख दिया 3 साल के लिए साझेदारी चलेगी, 3 साल पूरे हो गए, तो समापन की प्रक्रिया क्या होगी, साझेदारी समापन की क्या प्रक्रिया होगी, तो वो भी तो हमें बतानी पड़ेगी ना। समापन की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे साझेदारी फर्म का समापन होगा, कैसे साझेदारी फर्म का समापन नहीं होगा। ठीक है। अब ये बात इतनी सारी हमने पढ़ ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बातें पढ़ ली कि साझेदारी फर्म में और बहुत सारी चीजें होती हैं साझेदारी फर्म में, वो टाइम टाइम पे आपको बता दी जाएगी। इसमें एक बात आती है, एक आता है इसमें ख्याति के मूल्यांकन की विधि। अब आप कहोगे सर ख्याति क्या होती है, आगे आएगी। ख्याति का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, ख्याति पेपर में आ जाती है। ठीक है, ख्याति काफी तरह की होती है, कुत्ते वाली ख्याति होती है, बिल्ली वाली ख्याति होती है, और भी कई तरह की ख्याति होती है। तो उसके बारे में एक अलग टॉपिक है पूरा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है कि ये चीज हो गई हमारी, और बहुत सारी इसमें हम लिख सकते हैं आदि, यानी ईडी से लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं इसमें, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब बात आती है क्या साझेदारी फर्म में जो बातें लिख दी गई उसे बदला नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है। तो हम इसमें एक नोट डालेंगे। नोट क्या है कि सभी साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से
जो साझेदारी संलेख हमारा बना है, साझेदारी संलेख में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि कोई शुरुआत में कोई डिसीजन ले लिया गया लेकिन वो डिसीजन सबको अच्छा नहीं लगता तो उससे भी बदला जा सकता है। आपको ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पहली बार आपने पढ़ी होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो लाभ हानि के प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया जाता है, पैसा व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है, जोखिम उसका खुद का होता है और वो लीगल बिजनेस शुरू करता है। ठीक है, तो अब उसके साथ अगर कोई अन्य पार्टनर जुड़ जाता है या एक से अधिक पार्टनर जुड़ जाते हैं, 2 या 3 4 5 50 तक व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का मतलब होता है कि जब कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति मिलकर किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई वैध व्यापार करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, साझेदारी संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को साझेदार कहा जाता है और जिस नाम से फर्म का काम शुरू किया जाता है उसे कहते हैं फर्म का नाम। साझेदारी की मैंने विशेषताएं आपको बता दी हैं, साझेदारी के मैंने एक आदर्श साझेदारी के गुण बता दिए हैं, साझेदारी का अधिकार करते हुए मैंने आपको बता दिए हैं, साझेदारी संलेख के विषय में आपको बता दिया है। अगली क्लास में हम ख्याति की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, अभिनंदन। आपने सुना, आप इस क्लास को अपने आगे जानने वालों को शेयर कीजिए आप, जिससे इसका लाभ मिल सके। मैं फिर कहता हूं मेरी गारंटी है जो अपनी क्लास ले लोगे वो कभी फेल नहीं हो सकता 12th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।